सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी। नाज़रीन, आज शो पे आपके लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं सलीम शेख साहब को, एक्टर, प्रोड्यूसर और ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद हैं अली आफ्ताब से। कैसे हैं सर? मैं थोड़ा सा स्टार स्ट्रक हूँ और आज मैं थोड़ा सा फंबल करूँगा, आपने प्लीज़ इग्नोर करना है। बिल्कुल इग्नोर करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। सर क्या हाल है? कैसे हैं आप? सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतने अच्छे शो में बुलाया मुझे। और आपने जो कहा फंबल करूंगा, मुझे लगता है हमें फंबल करना चाहिए आपके सामने। अच्छा, मैं ज़रा आपको बताता जाऊं कि ये कन्वेंशनल एक इंटरव्यू नहीं होगा शेख साहब का, बल्कि हमने उनको बुलाया शो पे इस वजह से है कि वो हमारे साथ आज शो करेंगे। खबरों का सिलसिला चलेगा जैसे हमेशा चलता है और उसके ऊपर गुफ्तगू होगी शेख साहब के अंदाज़ में और ज़ाहिर अली अपनी इनपुट देंगे। तो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, वो एक इश्तिहार चला था अभी रिसेंटली FBR का, बहुत इंटरेस्टिंग इश्तिहार था, बहुत डिफरेंट इश्तिहार था, जिसके अंदर FBR की एक कैंपेन है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं अगर आपने टैक्स अपना मुकम्मल तौर पे फाइल नहीं किया हुआ तो आपकी नाम पे बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन और मोबाइल सिम जो है वो बंद हो सकती है। हमने शो पे पहले भी डिस्कस किया था। तो हम लेकिन ज़ाहिर है उस ऐड के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के ऊपर एज अ होल। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है वो माजी में कैसी थी, आने वाले दिनों में कैसी होगी और ख़ास तौर पे आजकल कैसी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। जी सर, आप पहले बताएं। पहले देखें, जो हमारे यहाँ कमर्शियल्स बनते हैं, एड्स बनते हैं, पूरी दुनिया की अगर आप देखें इंडस्ट्री में जो एड्स बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं, नए नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। हम एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। हमें जैसे बहुत सारे आपने एड्स आजकल देखे होंगे कि डांस के ऊपर हो रहा है पूरा अगर कोई बिस्किट है या कोई भी चीज़ है तो वो डांस के ऊपर हो रहा है, उससे डांस का कोई ताल्लुक नहीं है उसका। तो हम उस पर कंटेंट ढूंढते नहीं हैं, हम कोशिश नहीं करते। हम भी बहुत अच्छे एड्स बना सकते हैं, आज एड्स बनते भी हैं अच्छे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ नई चीज़ आनी चाहिए, कोई नई दरियाफ्त होनी चाहिए, कोई बहुत सारी नई आइडियाज़ पे काम होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा भी ज़ाती तौर पे ख्याल यही है कि चलिए डांस वाले भी जो ऐड है ना, कम से कम कोरियोग्राफी हुई है, कोई मेहनत हुई है, पसंद आई ना आई एक अलहदा इशू है। इतने ज़्यादा इन योर फेस ऐड होते हैं कि एक बंदा बस सामने कैमरे के बैठा हुआ है, उसने चीज़ खाई और उसने कहा कि बहुत अच्छी है। बिल्कुल, उसको कुर्सी से भी उठाने का नहीं सोचा। मिनिमम मेहनत के साथ आप प्रोडक्ट जो है प्लेस कर दें। अच्छा, ये बताएं कि हमारे जो एड्स हैं उसमें ख़ास तौर पे जो बिस्किट के एड्स हैं और बिस्किट के एड्स के साथ एक हमारी कल्चरल चीज़ है कि चाय होती है। आप कहीं भी जाते हैं कि ये किसी भी जगह आप एंटर होते हैं तो चाय है तो उसके साथ बिस्किट होंगे, हर चीज़ के साथ बिस्किट कॉम्बो है। और ये भी हमारा एक जो जिसको आप क्या कहते हैं कॉलोनियल हैंगओवर, जिसके अंदर की गोरों की तरफ से हमें दी हुई चीज़ है कि यार चाय हो तो नाल बिस्कुट जरूर रखना है। तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब बिस्किट की भी जैसे आप कह रहे थे बनाने में एक ही तरह के एड जो हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्या हम कोई यूनिक चीज़ नहीं कर सकते? और दो बहुत क्रिएटिव लोग इस वक्त सेट पे मौजूद हैं, तो आपके ख्याल में क्या क्रिएटिविटी कम हो रही है या फिर ये है कि जी एक ही सिस्टम चल रहा है, बिक रहा है, उसी को चलाइए? नहीं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कोई हिट हो जाती हैं तो फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं कि यार ये चीज़ अगर अच्छा है, इसको ज़्यादा लोगों ने पसंद किया तो हम भी यही चीज़ बनाएं, बजाय कि हम नई चीज़ पर जाएं। हम उसी के पीछे भागते हैं। चाहे वो आप फिल्म इंडस्ट्री ले लें, टीवी ड्रामा ले लें, कोई ड्रामा अगर हिट होगा तो उसी पैटर्न पे शुरू हो जाएंगे ड्रामे, बजाय कि कोई एक नया आइडिया लेकर आए। तो वो जो नया आइडिया है वो फिर कहते हैं नहीं ये नहीं चलेगा यार, इसको मत लाना। तो इसी तरह एक्टर्स भी होते हैं। एक्टर्स भी अगर कोई प्ले हिट हो जाता है या फिल्म हिट हो जाती है तो उसके पीछे 10 और प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो यही सारा सिलसिला चल रहा है और अच्छे लोग भी बेचारे पीछे रह जाते हैं। जो एक्टर्स अच्छे हैं, जो टेक्नीशियंस अच्छे हैं, तो उनका क्योंकि एक हिट का वो साथ लेवल लगना चाहिए, वो ज़रूरी है। इसकी आपकी बात से मुझे मास्टर अल्ताफ़ का शेर याद आ गया कि दिल दा बिस्कुट मैनू फड़ फड़ कहंदा है, झटकू बह जा सज्जन चाह दा कह गए ने। बात ये है कि हमारे यहाँ पे ना आजमूदा पे बड़ा जोर है कि ट्राइड एंड टेस्टेड। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ना इतना एक दूसरे पे शक करते हैं। सो जिसने काम जिसको देना है और जिसने काम आगे से करना है, ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि अगर एक नई चीज़ हम बनाना शुरू करेंगे उसको बाद में जज कैसे करना है कि ये अच्छी है या बुरी है, ये एक बड़ा मसला है। मेरी नज़र में अच्छी नहीं बनी, उसके नज़र में बहुत अच्छी बन गई है।
जब हमारे पास होता है ना रेफरेंस कि जी वैसी बनानी है, तो वो जज करना बहुत आसान है कि ये वैसी बनी है कि नहीं बनी। अच्छा, अगर तो इंडस्ट्री का थोड़ा ओवरव्यू लें, ये मैं चीज़ अक्सर लोगों को कहता हूँ, उनको लगता है कि बड़े एड्स हैं, कि एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है एक एडवर्टाइजिंग का डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी इकोनॉमी से, जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी उतने प्रोडक्ट्स आएंगे, नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो नए प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग चाहिए, पुरानों की तो चल रही होती है वो कम होती है। सो यहाँ पे अगर एडवर्टाइजिंग जो पाए है जिसको डिस्कस किया जाए, तो उसके अंदर आपके पास चलें टेलकोज हैं, आपके पास फास्ट मूविंग जो गुड्स हैं, शैम्पू, बिस्किट वगैरह, लेकिन उसके बाद आपकी एडवर्टाइजिंग जो है वो इतनी नहीं है कि आप हर चीज़ का ऐड बना रहे हैं। बहुत सारे प्रिंट मीडिया में चले जाते हैं, कुछ रेडियो पर आ जाते हैं, टेलीविजन की हद तक एड जो हैं वो सिर्फ फिर वो बनते हैं जिनके पास ठीक ठाक बजट हो, क्योंकि जाहिर है ये एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। तो क्या ये भी वजह है कि यहाँ पे अब थोड़ा अगर हम चलें, आई और शेख साहब साथ हैं, थोड़ा इंडस्ट्री पे भी बात कर लेते हैं, क्या हमारी एडवर्टाइजिंग भी जाहिर है फिल्म, ड्रामेटिक्स, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ये मिलजुल के लोग सारे बीच में काम करते हैं, एक ही पूल ऑफ टैलेंट है, क्या ऐसे भी है कि पीछे पैसे जो हैं इस इंडस्ट्री में बहुत कम लग रहे हैं, बजट स्लो हैं, या बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और एड्स पे ज़्यादा तवज्जो नहीं? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें पूरी दुनिया में तो बजट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे यहाँ अभी भी बजट्स की कमी है। मतलब अगर हमारा ऐड जो बनता है, नो डाउट एड्स में बजट्स ज़्यादा होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी बजट्स अभी वो उस तरह नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कम बजट में भी हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें दूसरी फिल्मों में तो वो मतलब करोड़ों में, अरबों में चलेगी ये फिल्में, तो 100-100 करोड़ की फिल्म बन रही है। तो हमारी कम बजट में भी अच्छी फिल्म बना रही है, लेकिन हम बजट अगर हमें मिल जाए और हम कंटेंट पे ज़रा मेहनत करें तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे, हम कोशिश नहीं कर रहे। वही कह रहा हूँ ना, नया कुछ लाने की चीज़ नहीं कर रहे। हम अगर फिल्म भी बना रहे हैं तो हम वो लग रहा है कि बड़ी स्क्रीन का ड्रामा है। हाँ। तो वो क्यों नज़र, वो ऐसा नहीं है कि जब हम मतलब अगर आप 90s की फिल्म इंडस्ट्री को उठा के देख लें तो फिल्में जितनी भी थी वो फिल्म नज़र आती थी। आपको स्क्रीन पे फिल्म है, आप देख रहे हैं बड़े स्क्रीन की फिल्म, उसके एक्टर्स भी फ़र्क थे, उसके मतलब एक शूटिंग, मतलब एक फ्रेम का अलग ही फ्रेम होता है फिल्म का। यहाँ अब वो सारा कुछ मिक्स हो गया, तो इसलिए बजट्स भी नहीं है। फिर वो जो इन्वेस्टर आना भी चाहता है वो पीछे हट जाता है कि नहीं, मैं अभी मतलब इसमें पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें जो मेरा ख्याल है कि होना चाहिए बजट्स हमारे पास। आप कहते हैं फिल्मों के बारे में जो हम डिस्कस वैसे ही कर रहे थे कि कितनी को बनती हैं, उसके ऊपर आपका एक टेक? बिल्कुल, देखिए ये इंडस्ट्री, इसको कहना जो है वो तो ज्यादती होगी, क्योंकि नंबर ऑफ फिल्म्स उतनी नहीं है। अच्छा, आपस की बात ये, पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो बहुत हिट है, वो पूरी दुनिया में देखा जाता है, वो बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। मेरे ख्याल में नंबर ऑफ ड्रामाज अभी भी कम है, इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो वो है ना कि बिल्कुल मक्खी पे मक्खी मारने वाला सीन, वो इसलिए है कि हमने एक ऑडियंस आइडेंटिफाई कर ली हुई है जो कि ऑलरेडी देखते हैं और हम उनके लिए चीज़ बनाते चले जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम साथ में पैरेलल दूसरे सब्जेक्ट्स को लाना शुरू कर दें तो होगा क्या कि हो सकता है वो उतने फौरी तौर पर सुपर हिट ना हो, लेकिन उसकी वजह से ऐसे लोग जो कि अभी ऑडियंस का हिस्सा ही नहीं है वो शायद ऑडियंस बन जाएं, इससे आपकी मार्केट बड़ी हो जाए। जब मार्केट बड़ी होगी तो इवेंचुअली फिर आपके वो ड्रामास उतना ही ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट को रिलेट करेंगे कि यार ये हमारे साथ भी ऐसे, मतलब जरूरी नहीं है कि सास बहू के ऊपर ही ड्रामा बने, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इतनी स्टोरीज हैं, इतनी चीज़ें हैं, उस पर बनने चाहिए। तो हम अगर आप ओवरऑल हम देखें सारे चैनल्स पे तो आपको लगेगा कि खाली स्विच करते जाए ना तो आपको लगेगा ड्रामे, मतलब एक्टर्स भी खैर स्विच करेंगे तो वही नज़र आ जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि ड्रामे वही लगते हैं कि वही हैं। तो बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जिसमें डिफरेंट आइडियाज़ पे काम हो रहा है। असल तो मसला ये है कि वो जब डिफरेंट आइडियाज़ जब आ जाते हैं, वो ज़ाहिर है कोई बंदा बड़े हिम्मत दिखाता होगा, उसके बाद उस बेचारे को गाली कितनी पड़ती है कि तू वही बना लेंदा, असि हिट हो गए होंदे, ड्रामा भी कर लिया, हिट भी नहीं हुए। ये फिल्मों में हो रहा है, क्योंकि फिल्म में अगर कोई नई चीज़ लाना चाह रहा है बेचारा तो, और वो नहीं हिट होती, वो अच्छा क्रिएटिव कोई काम करना चाह रहा है तो वो फिर लोग नहीं देखते, तो लोग देखते हैं वही मसाला, वही डांस, वही सब कुछ, तो वो देखना चाहते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसी भी मतलब ऑडियंस है जो डिफरेंट चीज़ देखना चाहती, उनके लिए भी बनाएं आप, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो होता है ना कि आपको ऑडियंस बढ़ेगी, फिर काम शुरू होगा तो इस पे भी आ जाएंगे आप। अच्छा, एक और चीज़ जो हम ज़रा ऑफ स्क्रीन डिस्कस कर रहे थे, वो ऑन स्क्रीन भी डिस्कस करते हैं, ऐसे ही चलता है हमारा, कि अभी हमारे एक और टॉपिक के अंदर भी यही डिस्कशन है कि इंडस्ट्री वाइज अब कहा जाता है कि लाहौर की इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी डिमिनिश होती जा रही है, कम होती जा रही है, काम कम हो रहा है, यहाँ पे ड्रामे कम बन रहे हैं, फिल्में कम बन रही हैं, और कराची अलबत्ता दूसरी तरफ ग्रो कर रहा है, ये कुछ सालों के अंदर हुआ है।
तो ज़ाहिर है आप ही हमें ज़्यादा इंसाइट दे सकते हैं, ये क्या वजह है इसकी? इसमें अगर इजाज़त देना मैं ज़िमनी सवाल शेख साहब को डाल दूं कि ये क्या बात है कि कराची में आप काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक सीन होने लगा है, आपने कहा जी कि ये सीन है, ठीक है, अच्छा वहाँ का जो टेक्नीशियन है ना वो अच्छी बुरी जैसी भी लाइट साउंड करके एक घंटा 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बाद वो आपको कह देगा जी हो गया आ जाए। अब वो ठीक है तो अच्छी बात है, ख़राब है तो आप उसको सही कर लें। ठीक है। लाहौरी जो टेक्नीशियन है ना वो अगले 3 दिन लगा रहेगा जब तक आप उसको आके कहेंगे नहीं कि यार बस हो गया मैंने उन करन दे, वो लगा रहेगा। वो क्या करते हैं? वो देखें फ़र्क है ना, कराची इंडस्ट्री इस वक्त प्रोफेशनलिज्म के साथ काम हो रहा है बड़ा, यहाँ पर भी होता था। अब यहाँ पर ना मैं ये समझता हूँ कि वो दिहाड़ी वाला चक्कर हो गया कि यार दिहाड़ी लग जाए साड़ी, उससे काम ख़राब होता है। आपको पैसे तो मिल जाते हैं, प्रोड्यूसर बेचारा मर जाता है, तो आप काम के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं, तो वो ये नहीं करनी चाहिए। कराची में एक और मेन चीज़ ये मैंने देखी है कि कराची में जितना स्टाफ है, जितना टेक्निकल स्टाफ है, वो हर चैनल ने अपने लिए हायर किया हुआ है। मतलब अगर एक मेरे पास चैनल है तो मैंने अपने लोगों को भिजवाना है कि जी आज आपने इस शूट पे जाना है, दूसरा स्टाफ इसने जाना है, DOPs हैं, राइटर्स हैं, सब आपने अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है ना, वो पे रोल पे हैं। अब होता क्या है कि वो आपको दिल नहीं भी कर रहा ना, तो आपकी क्योंकि नौकरी लगी हुई है तो आपने वो काम करना है। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, यहाँ किसी के पास नहीं है, फ्रीलांस है। आपने किसी को उठाया, उन्होंने कहा यार 8 घंटे हो गए ना, बस मैं तो चल यहाँ कर। ये बातें जो है ना ये आपको ख़राब कर रही हैं। तो यहाँ पर भी अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए और हम एक उस तरह से एक बना लें चीज़ कि जिस सबको हायर कर लें, कोई एक बंदा ये भी काम अच्छा है, तो फिर वो ये कि उसको जवाब दे है कि मैंने रात सारा दिन काम क्या किया, कितना काम किया है, तो वो आपको एक को सर पे बैठा होगा कि हाँ भाई तुमने बताओ 12 घंटे काम क्या करके दिया, तो ये यहाँ पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा, इससे मुझे एक सवाल याद आ गया कि मैं बड़े अरसे से कोई प्रोफेशनल एक्टर ढूंढ रहा था ये पूछने के लिए कि कितना अरसा लगता है आदत पड़ने में, होटल में ठीक नींद आना शुरू हो जाए, या कहीं और जब गए हैं किसी और बेड पे ठीक नींद आनी शुरू हो जाए, या घर हमेशा याद आता रहता है? देखिए ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना कि इंसान को अगर आदत है जगह जगह सोने की तो वो फिर उसको आदत पड़ेगी कि यार कोई बेड उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो इस तरह का बंदा है कि उसको सिर्फ घर पे ही नींद आती है और वो रोज़ वापस काम से घर आता है अपने, तो वो उसको फिर घर पे ही नींद आएगी कहीं भी दुनिया में हो। नहीं जी, इसी बात पे हम जाते हैं ब्रेक पे, और बहुत बातें करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा जी, अब हम अपने अगले टॉपिक पे जा रहे हैं और अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बात करना चाह रहे थे थोड़ा खाने पीने के ऊपर, और क्योंकि खाने पीने के ऊपर चले, मैं भी आपको पता ही है मैं भी शौक रखता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली शेख साहब भी बहुत शौक रखते हैं, मुझे पता है, और अली तो एक मेरे ख्याल में मास्टर है और लाहौरी कुजीन के अंदर उनको बहुत जांच है, ऐसी जगहों की जहाँ कोई नहीं जाता, सिर्फ अली को पता है उनका। लेकिन डिस्कशन जो है थोड़ी डिफरेंट एंगल से करेंगे और थोड़ा एक कंपैरिजन भी करेंगे, वो बाद में आएगा। अली, मेरे ख्याल में आपका एक सवाल है, वो ज़रा पूछिए। मेरा सवाल ये है कि शेख साहब आप बड़ा ट्रैवल करते होंगे, गए होंगे, साथ आपके क्रू और फेलो एक्टर्स और सारा कुछ, और कम से कम 12-12 दिन का स्पेल होता होगा आपका, तो लेकिन हमारे जो सारे दोस्त अहबाब होते हैं ये उधर पहुंचते साथ देसी खाना क्यों ढूंढना शुरू कर देते हैं? मतलब वो मुल्क है, चल रहा है, शायद उनका खाना ठीक ही हो। ये मुझे आज तक ये भी बात समझ नहीं आई कि जहाँ भी जाते हैं, इवन के इंडस्ट्री के अलावा भी लोग जाते हो, कहते हैं यार वो पाकिस्तानी खाना चाहिए। भाई अगर आप 15 दिन के लिए गए हैं और कोई और खाना टेस्ट डेवलप कर लें, उनके खाने खाएँ, तो मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है। तो और खाना, और ये रोटी जो है ना, वो रोटी वाली बात जो है ना, ये रोटी कहते हैं ये रोटी खानी है, तो वो अगर कुछ भी खिला देंगे फास्ट फूड, वो कहते हैं नहीं रोटी नहीं खाई, पेट नहीं भरा। इस पे मैं किस्सा है तो मैं सुना दूँ अगर आपको। हम गए एक फिल्म करने स्पेन, तो जब स्पेन गए तो वहाँ पर जब वहाँ का काम ख़त्म हो गया तो फिर हमने शिफ्ट होना था स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड जो बड़े शेख साहब थे वो डायरेक्टर थे, तो वो पहले पहुँच गए। जो पहुँच गए तो वहाँ से हमें रिसीव किया, हम सारा स्टाफ, हमारा सारा एवेन्यू से यहाँ से गए हुए सारे लोग। तो और यहाँ आपको बताऊँ कि हम कुक भी लेके जाते हैं जब इसीलिए सिर्फ इसी वजह से कि एक कुक जाता है साथ, वो देसी खाने बनाता है, जिसको नहीं खाना वो बाहर से खुद ही खा ले, लेकिन वो खाना हमने प्रोवाइड करना ही करना है, ये हर दफ़ा होता था। तो जब वहाँ स्विट्ज़रलैंड हम शिफ्ट हो गए तो एयरपोर्ट पहुँचे ही हैं, तो हमने
जब लैंड किए तो वो रिसीव करने के लिए आए हुए थे शेख साहब, तो उन्होंने 2 बसेस खड़ी हुई थी, हम सारे एक्टर्स बैठ गए, फिर स्टाफ पूरा टेक्निकल जितना था सामान, वहाँ पर हमने 1.5 घंटे की ड्राइव थी जहाँ हमने जाना था, एक जगह थी रूजमॉन्ट, वहाँ हमारी शूटिंग थी। अब हुआ ये कि शाम हो गई थी, फ़्लाइट लैंड किए तो शाम का वक्त था, तो शेख साहब ने कहा यार ऐसा करते हैं कि कहीं ना रास्ते में रुकेंगे 1 घंटे की ड्राइव पे, तो कहीं फ़ास्ट फूड वगैरह खा लेंगे तो सबका पेट भी भर जाएगा। और जाते ही फिर हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग, पहले ही कॉल है, अर्ली कॉल है, तो हम शूटिंग के लिए आ जाएंगे, तो मेरा ख्याल खाना पहले खा लेते हैं वहाँ जाके, क्योंकि नया होटल है, नई जगह है, तो शायद हमें आज किचन ना मिले। मैंने कहा ठीक है, वहाँ गए हैं। अब उन्होंने कहा जिसने जो मर्ज़ी खाना है भाई आप खा लें, जिसने शायद 1 बर्गर भी खाना था उसने शायद 2 खाए हैं, जिसने शायद नहीं भी खाना था तो साथ में नगेट्स भी खाए हैं, फ्राइज, मतलब जितना पेट भर सकता था ना इंसान भर लिया। अब हम 1 घंटे की ड्राइव पे पहुँचे हैं, वहाँ पर सामान उतारा है, तो एक बंदा आया, कह रहा सर वो रोटी रखी करना। अरे रोटी रखे, मतलब आप ये सोचिए कि अब इतना खाना खाया और 1 घंटा हुआ है सिर्फ, तो उन्होंने, उनके दिमाग में है कि मैंने खाना नहीं खाया, मेरा पेट नहीं भरा, उन्होंने जल्दी जल्दी खाया ना, जल्दी फास्ट फूड है, वो कह रहा राम फास्ट फूड है तो फास्ट, उस तरह से सही तरह मजा नहीं आया उसका। वाह, ये तो चले है एक डेफिनेटली सवाल भी बहुत अच्छा था कि लोग बाहर जाके मुंह में नहीं करते। मैंने आपको बताया था हमारे एक दोस्त हैं वो थाईलैंड भी जाएं तो आलू गोश्त पैक करा के लेके जाते हैं वैक्यूम सीट, वाकई में। अच्छा, इससे लेकिन हमें आना पड़ेगा एक ब्रॉडर डिबेट पे, क्योंकि शेख साहब ने दोनों शहरों में, कराची और लाहौर में काम किया हुआ है और दोनों जगह से बहुत वाकिफ़ हैं, इनको कल्चर का भी पता है, हर चीज़ का पता है। तो ये कराची वर्सेस लाहौर की जो फूड इंडस्ट्री है इसके ऊपर बहुत बहस होती है, और कुछ लोग कहते हैं जी लाहौर की अब तो बिल्कुल फारग हो चुकी है और कराची की हमेशा से अच्छी थी, अब और बेहतर होगी। तो इसके ऊपर क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ कि कराची से तो आप कंपेयर ही ना करें खाने का, कराची बहुत आगे है, स्ट्रीट फूड तो कमाल है। मतलब यहाँ कहते हैं ना बिरयानी, यार बिरयानी फड़ी ज़रा, यहाँ किसी को पता ही नहीं बिरयानी होती क्या चीज़ है, वो बिरयानी कराची में ही पता है। यहाँ का वो कहते हैं ना पुलाव और वहाँ की बिरयानी, तो ये सही बात है, तो यहाँ पुलाव अच्छा है, वहाँ बिरयानी, लेकिन बहुत खाने हैं, कुछ इसमें कोई शक नहीं। देखें वो पोर्ट सिटी है ना, हाँ। तो पोर्ट सिटी का मतलब ये है कि उधर रंग बिरंगे आदमी उतरते होंगे कितने पता नहीं सालों से, बल्कि दहाइयों से, और उन सब का जो टेस्ट है वो कुछ ना कुछ मिलता गया है। हाँ, तो हाँ। अब वो जो है, जो आपको वहाँ मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा। दूसरा, लाहौर का फूड बेड़ागर्क करने में हमारे अपने रेस्टोरेंटियर्स का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे होता ये था कि एक बंदे ने बड़ी मेहनत से रेस्टोरेंट खोला, उसका शेफ कोई तोड़ के ले गया, ऐसे ही है। अच्छा, इन्होंने एक दफ़ा बैठ के बाकायदा मीटिंग की कि ये जी ब्लैकमेलिंग ख़त्म होनी चाहिए, सब अपना मेन्यू एक कर दें, सब अपना टेस्ट यूनिफॉर्म कर दें, फिर जाए जिसका शेफ जिधर जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने अपने हाथ से अपना टेस्ट काफ़ी ख़राब किया है। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त 2 बाकायदा लाहौरी और एक पिंडी वाले, आधा कराची सब मिल के कराची की तारीफें कर रहे हैं। अगर हमें कराची से रेटिंग ना आई तो बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, लेकिन चलें, ये तो हो गया ना आपका, जैसे आपने स्ट्रीट फूड का जिक्र किया। मैं तो ये भी कहता हूँ कि कराची के अंदर आप किसी किस्म की आप फाइन डाइनिंग भी करें, वो भी बहुत अच्छी है। और अगेन उसका ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आपकी जो वाली पहली बात थी, पोर्ट का और प्रोड्यूस का बहुत ताल्लुक है कि वहाँ पे अगर फर्ज करें आपने इम्पोर्टेड कोई चीज़ मंगवानी है तो वो तो डायरेक्ट जो कोल्ड चेन मेंटेन होती आ रही है वो सीधा रेस्टोरेंट में आएगी। और इवन कराची में जो दूध और दही मिलता है ना, वो आपको यहाँ पंजाब में मिल ही नहीं सकता, शर्त के साथ। अगर आप वहाँ जाएं और ट्राई करें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नाश्ते में दही खाना है, फिर आप देखिएगा कितना फ़र्क है। फिर वहाँ पे प्राइसिंग का इतना फर्क है, आप टोटली कराची से यकीन करें कि मैं कुछ 3-4 महीने पहले कराची था और मैंने आधी प्लेट, हाफ प्लेट मगज नली निहारी और हाफ प्लेट कीमा और नान और साथ सोडा, सर बिल अंडर 2000। ये आप लाहौर में तस्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसी से मैं आता हूँ एक खबर पे, द इकोनॉमिस्ट जो है, जो बहुत एक नामवर अदारा है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकालते हैं हर साल कि दुनिया के सबसे जो सस्ते तरीन शहर हैं, तो उसमें इस दफ़ा 4थे नंबर पे कराची का नाम है, जो पिछले साल 6ठे नंबर पे था। और उस पर उन्होंने एनालिसिस जो किया है वो किया आपकी कंज्यूमर गुड से, आपकी शॉपिंग, आपकी खरीदो फरोख्त से और फूड से। तो ना सिर्फ वहाँ का खाना बेहतर है, और ये आप बेहतर बता सकते हैं ज़ाहिर है, बल्कि वो कहते हैं सस्ता भी बहुत है। सस्ता तो है। और ये मैं आपको बात बताऊं, ये 4थे नंबर पे कराची क्यों आया है, क्योंकि तमाम दुनिया के शहरों में मुकाबला था। यही अगर आप मुकाबला बदल दें कि सस्ता तरीन मेट्रोपॉलिटन, तो कराची नंबर 1 पे आएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ।
क्योंकि आप अगर कंपेयर करें इसको न्यूयॉर्क और लंदन और टोक्यो वगैरह के साथ, तो वो तो पता नहीं कहाँ, वो तो महंगाई में किधर है, मतलब वो तो बहुत ऊपर। अगर थोड़ा बहुत कोई, मतलब खैर बहुत उसमें भी फर्क है, लेकिन बर्लिन जो है वो थोड़ा सा मुनासिब प्राइस्ड एक मेट्रोपॉलिटन है। बाकी कराची तो मुफ्त है मेट्रोपॉलिटन के हिसाब से। अगर आप महंगे शहरों में जाए, स्विट्जरलैंड वगैरह सारी जगह आते हैं जहाँ हर चीज़ महंगी। तो ज़रा फूड के ऊपर वापस आते हैं। मैं जो आपको पहले रिक्वेस्ट कर रहा था, कराची की हमने बहुत बात करी, कुछ तो यहाँ जगह हैं, कुछ चीज़ें हैं जो शायद कराची में नहीं मिलती। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि थोड़ा सा रखें, हम लाहौर में बैठे हैं, आपको ये पता ना लाहौर से भी रेटिंग लेनी है। लाहौरियों का ना, मैं आपको टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। बताएं। वो ये है कि कुछ भी बना के ना उसमें मक्खन सूट दें। बेहतरीन देसी घी का तड़का। देसी घी का तड़का। हाँ जी। तो ये जो है ना हमारा क्राइटेरिया है ऑफ गुड फूड। इसके अलावा हमें टेस्ट का नहीं पता। वो बेसिकली हमने डेयरी को और फूड को ना मिक्स किया हुआ है। हर चीज़ में मक्खन का तड़का, ये मक्खन से बना हुआ है, तो ये चीज़ें हैं। सही कह रहे हैं। फिर अब मैं बहुत माजरत के साथ, चाहे आप मुझे निकाल दीजिएगा इस शो के बाद, लेकिन रवैयों में भी इतना फ़र्क है ना कि अब हम प्रोडक्शंस वगैरह के लिए जब कराची जाते हैं तो यहाँ तक कि रेंटा कार का अगर ड्राइवर भी है ना, तो वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करेगा, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, लाहौर में जो बंदा आपके पास आएगा ना, वो आपको आते साथ सुनाएगा कि देखिए मैं तो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ और मेरे आज ड्राइवर छुट्टी पे थे तो मैं खुद आ गया हूँ, वरना तो गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं। तो अब ये मेरे पास तो घंटा ही है, जो करना है इसमें कर लो, मैंने वापस जाना है। अब यार मैंने तो 8 घंटे के लिए ली थी ना गाड़ी। रवैये से भी मुझे ये हुआ कि जैसे हम यहाँ लाहौर में या कहीं भी पंजाब में गाड़ी चला रहे हो, तो सिग्नल पे आप खड़े होते हैं तो पहले सबसे पहले ये काम होता है, गाड़ी वाला यूँ देखता है कि कौन है, कि कौन है। ये चीज़ कराची में नहीं है। अब हम ये, मैं नहीं कह रहा कि मैं कराची की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं है वहाँ अपने काम से काम है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है। यहाँ तो इतने मतलब कहते हैं कि जी आज आओ कार तक छड़ के आइए। तो क्योंकि है बेसिकली लाहौर ग्लोरीफाइड पिंड है ना, है पिंड है। तो वो उन्होंने डाकखाना मिलाना है कि अभी केड़ी गड्डी कौन बैठा है। वो कराची में मैं भी काफी गया हूँ। कराची में कहते हैं अगर यूं कर रहे हो गाड़ी के अंदर देखे तो घड़ी फोन शोन चेक कर वो बचा लगता है। वह ये भी नहीं है, वो वैसे ही आपको चेकआउट कर रहा है अगला बंदा कौन। लेकिन इसमें मैं हमेशा जब मुझसे कोई बात करते हैं, कोई देख रहा है, अगर वो देख रहा है तो आप भी तो देख रहे हैं उसको, आप भी तो चेक करते हैं क्या है। तो ये आई थिंक यूनिकली लाहौरी चीज है, ये है गाड़ियों में चेक करना। ये बहुत गलत बात है। अच्छा, खाने पे अगर थोड़ा सा वापस आए तो खाने का एक ये भी है कि यहाँ जो रेस्टोरेंट्स हैं और ईटरीज हैं, क्या ये भी एक यूनिकली पंजाबी थिंग है खाने का तरीका, कि मतलब जो भी चीज़ है जब तक उसके अंदर से घुस के खाना पीना गंद शांत करके तब तक अपनी आप खाते, तब तक आपको मजा नहीं आता। ये तो बाकी जगह इट्स अ बिट मोर कल्चर्ड। हाँ, मैं इस पे ना एतराज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद बड़ी बदतमीज़ाना तरीके से खाता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है, कराची भी मेरे ख्याल में उसमें शामिल है और बड़ी तकलीफदेह चीज़ है कि रेस्टोरेंटियर्स ने अब करना एक और चीज़ ये शुरू की है कि उनको होता है कि लोग ज़्यादा देर बैठे ना, बस खाएं और निकलें, क्या कि हमारी टेबल फ्री हो जाए। कुर्सी इतनी अनकंफर्टेबल रखते हैं कि वो उन 15 मिनट के लिए भी बैठना मुश्किल हो जाता है जिसमें आपने खाना खाया। ये बहुत सारे रेस्टोरेंट में देखा है। चलें जी, ये तो हमारा फूड की गुफ्तगू रही, आगे बढ़ना है, आगे कुछ और खबरें में, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा जी, शुरू करते हैं सिलसिला कुछ खबरों का। ढेर सारी हैं, कोशिश करेंगे जितनी हो जाए डिस्कशन कर लें। और पहली खबर जो है वो थोड़ी सी अफसोसनाक है। डेंगू के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं कि उनकी जो टीम्स होती हैं, जो जा के सर्वेलेंस भी करती हैं, जो जा के स्प्रेज भी करते हैं, जो जा के लार्वा डिटेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं उससे डेंगू में कमी आए। ये पता चला उनकी जो 2000 लगभग डेली वेजर्स हैं, उनकी 5 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई और उनको ये सारे काम करने के लिए जो पेट्रोल देना है, जो दिया जाना चाहिए, वो भी नहीं मिला। और इनका भी तो बजट होगा ना। इनका भी बजट होगा, चीज़ें हैं, ज़ाहिर है उसने ट्रैवल करना है, गाड़ियों में पेट्रोल डालना है और जाके हमारी सेहत का ख्याल रखना है उन्होंने। तो ये तो सबसे पहले होना चाहिए कि उनको प्रोवाइड की जाए। इसमें अली और मेरा हमेशा ये कहना है कि बजट है बजट है, लेकिन वो कहाँ है, कैसा है और वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर अमूमन खबर नहीं होती हमारे पास। देखिए, अब ये बात तो सेटल हो चुकी है कि डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है कोविड से भी। जी।
तो इस अगर समझा जाए बिल्कुल। और इस वक्त तकरीबन कोई 50 से 100 केसेस लाहौर शहर में रोज आ रहे हैं। आज के 144 थे शायद। बिल्कुल, तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। दूसरा ये कि जो स्प्रे करते हैं इसमें कुछ में तो दवाइयाँ होती हैं, कुछ में कई दफ़ा सिर्फ डीजल होता है। अच्छा। वो जब डीजल स्प्रे कर देते हैं तो उस पानी में फिर लार्वा नहीं पैदा होता। अच्छा। सो अगेन वो जो इनको पेट्रोल चाहिए वो एक जगह से पहुंचने के लिए दूसरी जगह भी चाहिए और डीजल स्प्रे करने के लिए भी चाहिए। सो बहुत ज़रूरी है कि ये काम चलता और इससे कहा यह जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है कि इस वजह से कि उनको ये करने नहीं दे रहे जी, इस वजह से ये जो केसेस में बढ़ रहे हैं क्योंकि ये अपना काम नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ये बढ़ रहे हैं केसेस जो ज़्यादा बड़ी खौफनाक। जाहिर है जब उस पर काम ही नहीं हो रहा, स्प्रे ही नहीं हो रहा, उसका ख्याल ही नहीं किया जा रहा, तो केसेस तो बढ़ेंगे। और डेंगू जी असल में ना होता क्या है कि आप देखेंगे हर साल मई में पीक लोड शेडिंग होगी। अच्छा, वजह क्या होती है कि ये लोग बाइंग नहीं करते तेल की कि हम तेल ज़्यादा जला के बिजली बनाएंगे मई में, और इनका ये ख्याल होता है कि वो गर्मियों की वजह से ग्लेशियर पिघल जाएगा, पानी उधर से आ जाएगा, बिजली हम हाइडल बना लेंगे। अच्छा, वो भी नहीं पिघलता, तेल भी नहीं आया होता, लोड शेडिंग पीक कर जाती है। उससे आगे जून जुलाई में हालांकि गर्मी ज्यादा होती है लेकिन उतनी लोड शेडिंग नहीं होती। ये सालाना है। इसी तरह ये हर साल अब डेंगू का मसला हो रहा है कि इनकी उम्मीद होती है कि बस अक्टूबर में तो ठंड आ जानी है तो मच्छर ने मारी जाना है, वो करते करते ही दिसंबर चढ़ गया, मच्छर अभी तक। आप देखें, सोचें कि ये तो चले 1 साल हो गया जिसमें सारी चीजें इकट्ठी हो गई। आपकी स्मॉग भी आ गई, स्मॉग के ऊपर हमने कितनी बातें की और अभी भी रोज एक डिस्कशन होती है, नई कोई बात पता चलती है स्मॉग के वाले से। अब तो शायद वो कुछ जगहों पे स्प्रेज कर रहे हैं, वेपर स्प्रे कर रहे हैं स्मॉग को टैकल करने के लिए। अभी तक गाड़ियां चलाएंगे, अभी तक वो दूसरी वाली नहीं हो रही उनसे। उसके अलावा डेंगू, तो आप सोचें, और ये यूनिकली एक पंजाबी टाइप इश्यूज, पंजाब के सूबे के इश्यूज हैं जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन है, या तो पहली दफ़ा होता है, जैसे कोविड एक चीज़ थी जो पहली दफ़ा आई, तैयारी नहीं थी, उसके अंदर भी हमने अच्छा काबू किया उसको। ये तो वो चीज़ें हैं जो साल ब साल आ रही हैं आपकी, तो अब इतना ज़्यादा इनके ऊपर एकदम से। मोटरवे से मैं आ रहा था तो वो रात का टाइम था तो आग लगाई हुई थी उन्होंने, वहाँ चल कोई नहीं पूछने वाला। स्मॉग और डेंगू तो अब बाकायदा आपका एक सीज़न है, जो कि बड़ी अफसोसनाक है। चलें इसके ऊपर आई होप कि ये जो चीज़ है, ख़ासतौर पे जो सैलरी होती है किसी की और उसका पेट्रोल है, जो उनके अलाउंसेज हैं, वो डेली वेजेस हैं, मैंने जिक्र किया डेली वेजेस हैं, इस पे इनका घर चलना है रोज़ का। सो ये आपको देने चाहिए ताकि काम भी बढ़े, और ज़ाहिर है किसी ऐसी चीज़ के लिए है जो कि आप वही कह रहे कितनी जानलेवा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काजी फाइज ईसा जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से एक खबर आई है, रादर उनके जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने आगे दरख्वास्त दी है कि जो चीफ जस्टिस को 2 गाड़ियाँ अलॉट होती हैं, एक आई थिंक पंजाब की तरफ से होती है और एक वैसे अलॉट होती है, वो दोनों गाड़ियाँ ऑक्शन करके वापस कर दी जाएँ। और इस वजह से कि जी इस ओहदे को ये मतलब नहीं है कि आपके पास लग्जरी गाड़ी हो, तो वो गाड़ी है जी, एक बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र है और एक मर्सिडीज़। एक तो मैं कार के शौकीन लोगों के को ये मैसेज देना चाहूँगा कि 2 अच्छी गाड़ियाँ मार्केट में आने लगी, फौरन खरीदें। दूसरा ये है कि मेरा ये ख्याल है, बड़ी अच्छी बात है कि ईसा साहब को नहीं चाहिए, लेकिन ऑक्शन करने से पहले अगले जो लाइन में आने वाले 4 चीफ जस्टिस हैं उनसे भी पूछ लिया जाए कि आपको तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि अभी ऑक्शन कर दी जाए और फिर उनके लिए दोबारा खरीदनी पड़े। ये बात बहुत अच्छी बात की है कि ऐसा ना हो कि दोबारा खरीदने में फिर कौमी खजाने से फिर वो पैसे निकलें और फिर एक नई गाड़ी आ जाए। ये आपने पता नहीं क्या किया, आपने आने वालों को टिप दे दी है कि ये तो शायद पुरानी हो गई है, कुछ साल चल रही है, जान दो तो फिर करा। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने गाड़ियों को निकालने का कहा है, ये अच्छा है, एक फैसला है उनका। जी, काजी फाइज साहब का वैसे आप जो उनका स्टाइल है अदालत को कंडक्ट करने का भी, और वैसे भी उनके जो 2 मुख्तलिफ चीज़ें जो हम इस शो में भी डिस्कस कर सकें, एक दफ़ा उन्होंने कहा जी अपनी कोर्ट में कि जी पुलिस के जो अफसरान हैं उनके हवाले से कुछ चल रही थी चीज़, इसकी उन्होंने कहा उसको साहब ना कहें, एंड में सर ना लगाएं, एक ये बात थी। फिर ये बेसिकली आपकी सर्विस के लिए है, आप उनको साहब कह रहे हैं। दूसरा शायद उन्होंने अभी रिसेंटली ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आप हायर जुडिशरी जो कहते हैं वो भी ना कहें, एपेक्स कोर्ट भी नहीं, आइन के अंदर कहीं ये लिखा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ही कहें। तो वो काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं और काफ़ी इस किस्म के स्टेप्स ले रहे हैं। बिल्कुल, ये भी जो बड़े अवामी स्टेप्स हैं। अच्छा, अवामी स्टेप्स लेने चाहिए। चीफ जस्टिस बनने के बाद से तो मुझे पता नहीं कि वो किस तरह जा रहे हैं अदालत, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में थे लेकिन अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो वो अक्सर पैदल जाते थे अदालत। वाह, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात। चलिए, अच्छी बात। ये मुझे नहीं पता कि उनके आगे और पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी होती थी कि नहीं होती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाते पैदल। हाँ, नहीं, अच्छा है, उस तरह से हम इसकी सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं।
वासा की तरफ से नवंबर के महीने की रिपोर्ट आई है, पानी ज़ाया करने के ऊपर कुछ चलान किए गए हैं, 163 चलान हुए हैं और 8 लाख रुपया जो है उन चलान की वैल्यू थी। और जो सबसे ज़्यादा जहाँ चलान किए गए हैं वो जुबली टाउन, जहाँ पे 3 लाख और 46,000 रुपये के चलान हुए हैं। वाटर वेस्टेज एक बहुत बड़ा मसला है और हम सोचते नहीं है कि हमारी एक पॉलिसी है कि जब एक चीज़ बिल्कुल सामने यूँ माथे के पास आ जाएगी तब उसकी हम टेंशन लेंगे, उससे पहले नहीं। वाटर स्केर्सिटी एक ग्लोबल इशू है और आप सिंध की साइड पे चले जाएं, कराची खास तौर पे कराची शहर में वाटर स्केर्सिटी बहुत इशू है। लाहौर में क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है, लेकिन वाटर वेस्टेज के ऊपर अगर आज जैसे ये इकदाम लिए हैं वासा ने, उसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो खबरदार होंगे, उसकी वजह से ही ये मसला हल हो सकता है और कुछ चीज़ें हम भी कर सकते हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। बिल्कुल। एक तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि जुबली टाउन में लोग ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये हादसाती तौर पे छापा मार टीमें वहाँ फिर रही होंगी, वहाँ इत्तेफाक ऐसा हो गया। हाँ, वो हमारे घर के बाहर होती तो इधर भी यही हो रहा होता। हाँ। अच्छा, ये जो पानी ज़ाया करने वाला मामला है ना, अब 2025 में रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। अब जाहिर है ये एक ऐसा मामला है, इसमें क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर का पिघलना, ये वो सारा कुछ, तो ये कोई इस तरह पिन पॉइंट करके नहीं कहा जा सकता कि सितंबर 26 2025। ये हो सकता है 2-3 साल आगे हो जाए, हो सकता है 1-2 साल पीछे हो जाए, लेकिन ये होना है। अच्छा, अब अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि यार मैं इतना कंजर्व करता हूँ वाटर, इतने ध्यान से चलाता हूँ, मेरा हमसाया ज़ाया करता है, तो एंड इवेंचुअली तो ख़त्म हो ही जाना है, तो फिर मेरा हमसाया क्यों लोशे ले, मैं भी लोशे लूँ। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि एक तो बहैसियत इंसान आपको अपने आपके लिए जिम्मेदार होना चाहिए, दूसरा जो मर्जी करे। दूसरा इससे भी बड़ी बात ये है कि इवेंचुअली जब पानी ख़त्म होना है या उससे पहले जब सरकार ने मीटर लगाने हैं और आपको पानी का बिल आना शुरू होना है, जिसके बाद आपने ठीक होना है, तो उससे पहले अगर आप अपने आप को आदत डाल लें पानी कम इस्तेमाल करने की, तो आपको वो वक्त दुखेगा नहीं। देखिए, हम जब अपने घरों में पानी अगर आप या हम सब यूज़ करें तो हम ख्याल करते हैं। जो ख्याल नहीं करता है, जो आपके सर्वेंट्स है, ज़ाहिर है उनको नहीं पता, उनको किसी ने एजुकेट ही नहीं किया कि बेटा पानी ज़रा कम इस्तेमाल करना है। वो अगर गाड़ी धो रहा है तो वो धो ही जा रहा है, वो अगर लॉन में पानी लगा रहा है तो वो माली लगा ही जा रहा है। तो हमने उनको बताना है कि नहीं करना ये काम, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम खुद भी तो करते हैं, लेकिन उनको भी बताना है कि ये काम अच्छा नहीं है, पानी को मतलब बचाना चाहिए हमें, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें करना चाहिए। और आप जो गाड़ी वाली बात है ना, उस पर तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अब पहले वो मशीनें जो थी गाड़ी धोने वाली, वो बहुत महंगी होती थी। अब तो उनकी मिनी वर्जन्स भी आ गई हैं जो इतनी महंगी नहीं है, लेकिन उससे बचत बहुत होती है। और आपकी एज ए सिटीजन, आपकी अगर आपके घर में 1-2 से ज़्यादा गाड़ियाँ, तो फिर तो आपको बहरहाल वो मशीन लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं है। आप एक पानी की बाल्टी में पानी डालें, एक पाइप बाल्टी में डालें, और मशीन जो है वो एयर और वाटर को मिक्स करके स्प्रे करती है। और सबसे अच्छी बात ये कि उससे गाड़ी बेहतर धुलती है। ये लोगों को पता ही नहीं। वही वाला कॉन्सेप्ट है कि पाइप से लगा के, वो पाइप खुला हुआ है, जो गाड़ी सामने है उसको धोई जाए। एक तो ये, दूसरा आप वाटर मीटरिंग की बात कर रहे थे। वाटर मीटरिंग जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले तो आप जो एजुकेशन की बात कर रहे थे, लोगों को एजुकेट करें कि ये फ्री कमोडिटी नहीं है, इसके ऊपर जब बिलिंग होगी तो बिलिंग के बाद आपको जो बिल आएगा तब आपको होगी वैल्यू। तो पहले ही आदत डालना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन वाटर मीटरिंग का प्रोजेक्ट तो मेरे ख्याल में हर गवर्नमेंट जो पंजाब में आई है उन्होंने करने की कोशिश की है, उसके अंदर रुकावटें आती हैं। अब ये तो बहुत अनफेयर बात है ना कि बहुत बड़ा होटल जो है उसके बिल में और किसी एक छोटे सेक्टर में घरों के 4-5 घरों का बिल में इतना फ़र्क नहीं है। ये तो बहुत अजीब सी बात है। और इस पे वासा जो है चलान कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर आई थिंक और चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। और आपकी बात, सॉरी काट रहा हूँ, बात बिल्कुल ठीक थी कि ये कोई एक चीज़ नहीं है, ढेर सारी चीज़ें जो मसले हैं उनको करना पड़ेगा। ठीक, हमारे मोहल्ले में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा, 1000 फुट का बोर मारा गया और फिल्टर्स लगाए गए कि पीने का साफ़ पानी मिले। वहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ धोनी शुरू कर दी। अच्छा, उधर पहले लिख के लगाया कि ये गाड़ियाँ धोने के लिए नहीं है, वो फिर बाज नहीं आए, फिर वहाँ पे गार्ड बिठाया। अच्छा, अब क्या होता है कि लोग चोरी चोरी सुबह 4 बजे आते हैं कि गार्ड नहीं होगा, गार्ड। इस जज्बे को कैसे हराओगे? हल निकाल रहे हैं हम हर चीज का, जुगाड़। वाह। अच्छा, फिर इसमें ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जिस तरह हमारे यहाँ पे जो बाथरूम की फिटिंग्स है ना, वो मतलब कमोड से लेके तो मुस्लिम शावर तक, आप वो ना, उनका सिर्फ एक ही काम है, वो है चोना। वो रुकते ही नहीं। आप नए खरीद के लगा लें, और जब आप खरीदने जाते हैं ना तो आपको बताया जाता है कि आप पूछोगे यार वारंटी कितनी है, लाइफ टाइम। हाँ, और यार लाइफ टाइम तो बंदे की नहीं होती। इसकी कैसी है? अच्छा, वो पहले दिन से चोना शुरू करता है और उसका कोई इलाज नहीं। मैं पब्लिक
टॉयलेट्स में मैं तो अब आधा प्लम्बर हो चुका हूँ। मैं जहाँ देखता हूँ मैं खोल के तो उसको शुरू हो जाता हूँ उसको बंद करना, क्योंकि साफ पानी जाया होता चला जा रहा है, किसी को परवाही कोई। वो लाइफ टाइम वारंटी वाले पे आप फ़ोन करेंगे ना जब, तो वो आपको तब तक आएगा कि आप कहेंगे यार छोड़ो यार नया नलका लगा लो, वो आएंगे ही नहीं। तो वो लाइफ टाइम है बस। और प्लस आप देखें, आप जितने भी घर नए बन रहे हैं उसमें जो भी प्लम्बर आता है वो कहता है सर ऐसा करें, आपने छत के ऊपर ना प्रेशर पंप जरूर लगवाना है। हाँ। वरना पानी का प्रेशर ठीक नहीं है। ये प्रेशर से क्या मोहब्बत है कि पानी आए तो तेज आए, और तेज का मतलब है ज्यादा आ रहा है, तेज आएगा तो तेज जाएगा भी, तेज आएगा तो तेज जाएगा। और इसमें पता है वैसे तो ये लगवाना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, तो ये इलीगल है, लेकिन अगर किसी ने लगवाया हुआ है तो मैं तो उनको कहता हूँ कि कोई मेहमान आए तो उसको पहले बता दिया करें कि प्रेशर पंप लगा हुआ है। वो तो अंदर पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ जी, चीजें गिली हो जाती है। अच्छा चलें, ये बहरहाल एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हमने मुख्तसर सी गुफ्तगू की है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको जरा मेजर टॉपिक छेड़ते रहेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की दुनिया में दो खबरें हैं। एक तो खबर अहमद शहजाद की तरफ से है कि वो कहते हैं जी कि जो दुबई में ये T10 टूर्नामेंट खेला जा रहा है कि उसमें वो शरीक नहीं होना चाहते। वो अलबत्ता यहाँ पे जो नेशनल टूर्नामेंट है उसका हिस्सा रहना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं नेशनल टीम में फिर से अपनी जगह बनाऊंगा। तो अहमद शहजाद के बारे में आप भी क्रिकेट में बताते चलूँ कि बहुत शौक और आप रेगुलरली खेलते हैं? मैं खेलता हूँ, बिल्कुल क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मैं अहमद शहजाद की आप बात कर रहे हैं, उसको खेलना चाहिए, T10 खेलना चाहिए। आपको देखें वही बात है ना कि खेलते रहेंगे तो नज़र में भी रहेंगे। पाकिस्तानी सिलेक्शन जो होती है, कमेटी बनी है, वो भी देखेंगे आपको, आपकी परफॉर्मेंस भी होती रहेगी। तो आप ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको नहीं खेलना चाहिए, खेलना चाहिए मैचेस। T10 भी खेलें, यहाँ पर भी खेलें, और अल्लाह करे कि टीम में वापस आए, अगर अपनी जगह बनाएं, अच्छी परफॉर्मेंस। शायद अफरीदी भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं, वो कहते हैं मेहनत बहुत कर है। बिल्कुल, वो तो उनकी बड़ी मिसाली दोस्ती है, हमें पता है हमेशा से। सो मसला ये है कि मैं 100% एग्री करता हूँ शेख साहब के साथ कि अगर T10 की ऑफर आ रही है तो ज़रूर खेलना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे कैमरा ज़्यादा होंगे, जब वो नहीं है तो अपना लोकल भी खेलें। क्योंकि अभी बड़ा एस्पायरिंग था जर्नी सरफराज का, जिसकी वजह से ये भी वही पाथ फॉलो कर रहे हैं कि सरफराज ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। जी। और कहा ही उनके बारे में ये गया है कि जी जब से इनको टीम से निकाला था वो दिन और आज का दिन इन्होंने कोई ऑफ डे नहीं लिया, ये डोमेस्टिक खेलते रहे हैं। सो परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, तो वापस टीम में ये प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है। अहमद शहजाद भी वही कर रहे हैं, लेकिन अगेन अगर आपको बाहर से ऑफर आ गई है तो आप खेल ही रहे हो ना, क्योंकि आप बने ही खेलने के लिए ना, आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप क्यों छोड़ रहे हैं? उसके अलावा टीम जो है हमारी वो ऑस्ट्रेलिया की रवाना हो चुकी है, अब तो खैर पहुंच गई होगी। तो क्या ख्याल है वहाँ पे टीम का, क्या आपका आउटलुक क्या देख रहे हैं? अभी तो देखें टेस्ट मैचेस हैं, हाँ नया कैप्टन है हमारा, तो देखें कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन टीम, क्योंकि जो अभी लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है उसमें तो टीम ही वर्ल्ड कप वाली नहीं थी, तैयारी नहीं थी हमारी, तो हम फिर भी हम कहाँ तक पहुँच गए, हम सेमीफाइनल के पास से वापस आ गए। लेकिन हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही थी कि हम सेमीफाइनल में जाते। बस सेमीफाइनल के आसपास वो वाली बारिश नहीं हुई जो हम चाह रहे थे। लेकिन चले, अच्छा क्रिकेट से हमें एक और उसमें नहीं, क्रिकेट में मैं सिर्फ ये कमेंट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जाहिर है इस वक्त बॉलिंग जो है वो वीक है, क्योंकि ना अफरीदी है मेरे ख्याल में, ना हारिस रऊफ है, ना नसीम है। सो बॉलिंग हमें बहुत हम मिस करेंगे। जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है, अच्छा शाहीन है, जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा मौका है नए बच्चों के पास। साइम हो गया और शान अभी कप्तान बने हैं, इनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि ऑस्ट्रेलिया है, अपने आप को सेट करें, लगाएं बारी, मजा आए। लेकिन जैसे अभी वर्ल्ड कप में बड़ी बातें हुई, बाबर आजम पे ब्लेम कर रहे थे कि बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। एक बाबर आजम अकेला कैसे टीम को जिता सकता है, जबकि आपका बेस्ट बॉलर भी मार खा रहा है, स्पिनर भी आपका नहीं चल रहा, आपकी फील्डिंग कैचेस भी छूट रहे हैं, तो वो अकेला क्या करेगा? वो तो अब बेचारा अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें टीम ऐसी सेलेक्ट करें, और आगे आने वाले वर्ल्ड कप या आगे आने वाला कोई जो बड़ा टूर्नामेंट है, चाहे वो T20 है या एशिया कप है, जो भी है, उसके लिए टीम बनाएं और उसको टीम रखें। हम उसको एक प्लेयर को ये डर होता है कि मैं अगर परफॉर्म नहीं करूँगा निकल जाऊँगा, ये डर खौफ निकाल दें, कम से कम उसको थोड़ा अरसा खिलाएं, उसको बताएं कि नहीं तुम टीम में हो, फिर आप देखें कैसी। बिल्कुल। आखिरी चीज़ में इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अब ना अनकरीब पाकिस्तान में एक और बात शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गए हैं ना, तो वहाँ से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जी वो ड्रॉप इन पिच आ गई है, ड्रॉप इन पिच। तो यहाँ पे भी होगा जी, हमें भी ड्रॉप इन पिच करनी चाहिए। हमें करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एक ग्राउंड मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उनकी पिच खराब होती है तो ड्रॉप इन होती है। हमारे तो इस्तेमाल ही नहीं होता, ब्रांड न्यू मेरे गोडों की तरह है, आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी ये पर्थ में जो है ना लगाई, तो वहाँ पे मैच होगा। अच्छा, क्रिकेट से हमारे पास बहुत अच्छी खबर है, वो
कुछ के लिए अच्छी कुछ के लिए बुरी कि युगांडा की क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को हरा के अपना जगह बना ली है आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। अब युगांडा एज अ न्यू टीम विल पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। ये तो कमाल न्यूज़ है, ये तो एक नई टीम आ गई है, टीम आ तो और हो सकता है कि ये बहुत अच्छे हों और आगे आने वाले वक्त में ये दूसरी टीमों को टफ टाइम दें। और ये जो है ना शेख साहब, जिसमें असल चीज़ है ना वो ये है कि मैंने और आपने अपनी जो किट है ना उसको भी इस्त्री करके रखना है। किसी भी इस तरह के मुल्क से ना हमारा भी चांस बन सकता है एक इंटरनेशनल बुलावा आ जाएगा आपको। लेकिन मुझे बताएं ये कि चले इंटरनेशनल टीम्स एज फार एज दे गो, अभी ये जो शुरू हो रहा है जिम्बाब्वे के साथ क्या हुआ? जिम्बाब्वे एक ज़माने में बहुत अच्छी टीम होती थी। एक ये मैं तो बड़ी देर बाद जिम्बाब्वे मतलब आती रहती खबरों में, बट जिम्बाब्वे के बड़े बड़े मैच होते थे, बड़े प्लेयर होते थे उनके। देखिए जो उनके साथ हुआ है ना, खुदा ना खास्ता वो हमारे साथ भी हो सकता है। उधर हुआ है पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है। अब पाकिस्तान की भी अगर आप क्रिकेट को जवाल देख रहे हैं ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है स्पोर्ट्स। सारी दुनिया में कोई भी स्पोर्ट हो वो बड़ी ना साइंस ओरिएंटेड होती चली जा रही है कि अब प्लानिंग होती है, एक एक बॉल की वीडियोस देखी जाती हैं, फिर उसमें फिटनेस पे काम होते हैं लोगों के कि तुम्हारी फिटनेस की ड्रिल कुछ और होगी क्योंकि तुमने जिंदगी में मतलब तुम्हारा रोल कुछ और है, तुम्हारा कुछ और होगा। हमारे यहाँ पे होता है कि बस यार एक कोई ट्रेनिंग है सारे हंसते हैं, ठीक है वीडियो देखो ना देखो बस लड़ जाओ, ठीक है, जज्बा। ये आप देखेंगे खुदा ना खास्ता अगर हमारी अप्रोच साइंटिफिक नहीं होती, हम हर स्पोर्ट में मतलब आप देख रहे हैं वो स्क्वाश में क्या हो गया हमारे साथ, हॉकी में क्या हो गया हमारे साथ, क्रिकेट रह गई क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते थे, लेकिन क्रिकेट भी हम जवाल का शिकार होते चले जाएंगे अगर हमारी अप्रोच साइंटिफिक ना हो। सॉकर आ रही है, फुटबॉल आ रही है पीछे से, और जिम्बाब्वे की हद तक हमारे नेशनल कोच रह चुका जिम्बाब्वे से। अभी मेरे ख्याल में एक PSL टीम के लिए फिर आ रहे हैं एक जिम्बाब्वे के कोच। अच्छा, एंडी फ्लार, एंडी फ्लार, सॉरी, आ रहे हैं एंडी फ्लार। अच्छा जी, ये तो रही बातें क्रिकेट की। एक हमारे पास और खबर है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। वो ये है कि PTI की तरफ से एक रिलीफ दिया गया है। वो ये है कि जी जब ओवरसीज़ को बंदा यहाँ पे ट्रैवल करता है तो एक फ़ोन साथ लेकर आते हैं, जाहिर है, और वो फ़ोन अगर बिल्कुल पहली दफ़ा आया हो तो आपको 2 मंथ्स अलाउंस होती है कि आपको यूज़ करते हैं और सिम बंद हो जाती है। सो अगर वो हो गया है और आप वापस चले गए हैं तो अब PTI ये सहूलत देती है आपको कि आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि जी मैं पहले आया था या मैंने फिर आना है, तो इन डेट्स के अंदर अंदर मैं आऊँगा तो मेरा फ़ोन जो है वो ऑन रहेगा। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। हर दफा मेरी बहन आती है उसको मुझे फोन देना पड़ता है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो शुक्र है इनको ख्याल आ गया। ये मैं पता नहीं कब से पिट रहा हूँ कि यार ये क्या है। कैसे लोगों को पकड़ेंगे, कैसे लोगों को दिखेंगे कि वो बंदा वापस गया भी है कि नहीं गया? ये अली बताएगा ना। वो एक ना जब आप ऑनलाइन फिल करेंगे तो आप अपनी टिकट के हिसाब से डालेंगे कि मैं इतने पीरियड में यहाँ हूँगा और ये मेरा IEMI नंबर है। वो IEMI नंबर उतने दिन तक एक्टिव रहेगा, उसके बाद फिर ब्लॉक हो जाएगा 2 मंथ्स के बाद। वो 2 मंथ्स 15 डेज जितना भी आपका स्टे है, अगली दफा आपने आना है तो फिर आपने फिल करना है वो फॉर्म। और ये चलें PTI की तरफ से, ये तो वैसे एक ज़माना होता था जब ये टेंशन होती नहीं थी, जब फ़ोन आते थे बाहर से, हाँ जी, और बस सिम डाली और चल रहे हैं, चले अच्छी बात है, टैक्स कलेक्शन हो रही है उसके लिए। अभी भी कुछ लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, वो फ़ोन लेकर आते हैं, लेकिन एक हमारे ऐसे दोस्त हैं वो कहते हैं मैं टैक्स नहीं देना। वो इस चीज़ पे बहुत उनका है यकीन कि फ़ोन पे टैक्स नहीं देना। तो उन्होंने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त फ़ोन लिया और वो फ़ोन ले आए यहाँ पे और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो बंद हुआ ना, उन्होंने साथ छोटा फ़ोन रख लिया। तो एक फ़ोन जो है उनका वो वाईफाई पे चलता है जिसके ऊपर वो अपने बाकी दीगर काम करते हैं, और एक ऐसा फ़ोन है जिसके ऊपर सिर्फ वो फ़ोन सुनते हैं। असल में ना इस अप्रोच में 2 मसले हैं। एक पहला मसला ये है कि जो फ़ोन छोटे होते हैं ना उनकी वाईफाई की स्पीड इतनी नहीं होती। सो उसके लिए या तो आप रख लें छोटी डिवाइस, लेकिन फिर वो फ़ोन रिसीव नहीं करेगी। अच्छा, ये है एक मसला। दूसरा मसला इसमें यह है कि अक्सर लोग ये इसलिए भी करते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर आपने फ़ोन PTI रजिस्टर नहीं किया हुआ तो फिर वो बहुत सेफ़ है, फिर वो हैक नहीं हो सकता। सो ये भी एक वजह है ऐसा करने की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बड़ी ख्वारी है मल्टीपल फ़ोन्स कैरी। हाँ, 2 फ़ोन या 3 फ़ोन रखने का, वो टैक्स बचाने का मेरा ख्याल है टैक्स दे देना चाहिए, लेकिन टैक्स भी अगर कम हो जाए तो क्या ही बात है। हाँ, कुछ आई थिंक उन्होंने कुछ मॉडल्स पे कम किया, जो पुराने मॉडल्स होते जा रहे हैं उन पे टैक्स कम किया। अच्छा, अब हो गया। पहले तो ये था ना कि पुराना हो या नया फ़ोन हो एक ही टैक्स लगता था। जो इसके बावजूद प्रॉब्लम है ना वो ये है कि टैक्स ठीक है,
मसला ये है कि यहाँ पे जो दुकान वाला है उसको पता नहीं महंगा पड़ता है या वो प्रॉफिट अपना इतना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज करता है कि आप अगर वापसी पे फ़ोन एक लेते आएँ और यहाँ पर बाकायदा टैक्स दे के उसको खुलवा लें तो भी आपको सस्ता पड़ेगा, बजाय कि आप पाकिस्तानी दुकान से जाके मोबाइल ख़रीदें। ये है। सो ये ख़त्म होना चाहिए। हाँ, और ज़ाहिर है ये जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अब अगर आपके कुछ फ़ोन्स, आई थिंक उन्होंने अभी किया है कि 2019 या 20 के जो फ़ोन्स है ना उन पे उन्होंने टैक्स ब्रैकेट जो है कम कर दिए, वो कम कर। ठीक है जी, चलिए ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जाहिर है हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने बाद में कोडिंग करनी है, ये सारा कुछ करना है, उनके पास फ़ोन होगा तो वो करेंगे ना, चेक कर अपनी आपने ऐप चेक करनी है, डिवाइस भी करेंगे, ईमेल्स करनी है, बहुत सारे काम है, बच्चे आजकल फ़ोनों पे ही। चले जी नाज़रीन, खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारा टाइम ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।